स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपकी रीजनिंग मेंटर हूं। मैं आपको तैयारी करवा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की। जैसा कि सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। 15 दिसंबर के बाद शेड्यूल हुए एग्ज़ाम। और अब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, हार्डली 1 वीक या 10 डेज़ ही है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे एग्ज़ाम के आने का जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट के 10 डेज़ या 15 डेज़, वो होता है हमारा फाइनल प्रैक्टिस का। फाइनल प्रैक्टिस के लिए क्या ज़रूरी है? 2 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, सबसे पहले जो हमने प्रिपरेशन की होती है, जो भी चैप्टर होता है उसको हमने बेसिक से तैयार किया हुआ होता है। और बेसिक से तैयार करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हर चैप्टर को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने होते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जैसे अगर हम बात करें सीरीज की या क्लॉक एंड कैलेंडर एंड सिलोगिज्म, पजल, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हमारे, इन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ते हैं और बेसिक से चीज़ें पढ़ने के बाद हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक पहुंची है। अब ये चीज़ें हो गई। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, रीजनिंग में चैप्टर में जो भी हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अंतर्गत आता है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब में आप इन्फो कैप्सूल पे जाइए और इन्फो कैप्सूल में जाके आप प्रियंका मैम टाइप करिए। आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग सेक्शन में जो भी चैप्टर्स आते हैं वो मैंने सब पढ़ाए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, उसमें मॉक पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये बात हो गई हमारे प्रैक्टिस करने की, चैप्टर्स को पढ़ने की। सेकेंड स्टेप होता है हमारा मॉक पेपर सॉल्व करना। जो मॉक पेपर सॉल्व करना होता है, ये हमारा फाइनल स्टेप होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉक पेपर नहीं देंगे, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, चैप्टर्स पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि कोई स्टूडेंट सोचे हाँ मैंने सारे चैप्टर पढ़ लिए और मेरा सब हो जाएगा सिलेक्शन, ये वो नहीं। मॉक पेपर देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 1.5 घंटे का टाइम होता है। 1.5 घंटे के टाइम में अब हम क्या मैथ सॉल्व करें, रीजनिंग सॉल्व करें, जीए सॉल्व करें, तो इसके लिए हमको अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पहले उठाते हैं जो जल्दी सॉल्व होते हैं, और जो टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं उनको हम बाद में उठाते हैं। तो अगर आपको मॉक पेपर चाहिए तो मॉक पेपर के लिए आप क्या करिए, हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन करिए, जिसमें आपको हमारे मॉक पेपर मिलेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो आते हैं सॉरी, वो विदिन 10 मिनट में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या टिप्स होते हैं कि आप अपने आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हवा लगता है कि रीजनिंग का सेक्शन बहुत हवा होता है, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के लिए बस ये करिए, जो भी चैप्टर है उनको बेसिक से तैयार करिए। सारे के सारे आपको तरीके पता होने चाहिए, ट्रिक्स पता होने चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। मैंने अपनी वीडियोज़ में शॉर्ट ट्रिक भी शेयर की है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक के बाद ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम का जिसको आप जल्दी सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हो। अब क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हमारे सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, अर्थमेटिक हो गया, और नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है। अब वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, वर्बल रीजनिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो इमेज बेस्ड नहीं होते हैं, जबकि जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे इमेज बेस्ड होते हैं। तो अगर नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। और ये क्वेश्चंस हो गए, सिलॉक्स के क्वेश्चन हो गए। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो जो भी हमारा पजल दिया हो, सिटिंग अरेंजमेंट दिया हो, इस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए। क्यों? क्योंकि टाइम टेकन होते हैं।
कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है कि एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के समय पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पजल ले ली सॉल्व करने के लिए। अब उसको पजल सॉल्व करने में लग गया 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट हमारा वेस्ट हुआ। तो इन 10 से 15 मिनट में आपके जो अदर क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, जैसे सीरीज हो गया, छोटे छोटे कोई सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिक, नॉन वर्बल के क्वेश्चन, लॉग्स, ये इस तरह के जो या फिर वर्ड फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी की बात करें, ये क्वेश्चन आप 15 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगर आपने पजल उठाई थी, पजल के 2 से 3 क्वेश्चन आए, उन 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने लगाए 15 मिनट। अब इस 15 मिनट में आप दिन 2 से 3 क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं, जबकि सबसे पहले आप क्या कर सकते थे, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन में जो हमारे जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर माना 10 से 12 क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व करने वाले आए, तो आप इस 10 से 15 मिनट इस 15 मिनट के अंतर्गत 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, पजल के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें सबसे पहले सॉल्व चाहिए होता है 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसे अगर माना कि हमने आधे घंटे का टाइम निकाला रीजनिंग का, तो पहले 15 मिनट में हमने 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए और वो हमारे पूरे सही हो गए। तो 15 अटेम्प्ट ये वाले हो गए। अब 15 अटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास जो 15 मिनट्स बचा, इन 15 मिनट्स को हम पजल में दे सकते हैं। क्यों? अब पजल में देंगे, लास्ट में एक तरह से ये टेंशन खत्म कि हाँ चलो रीजनिंग के हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर ली, अब हमारे पास केवल पजल बची, तो हम फ्री माइंड होकर अपनी पजल को सॉल्व कर दे। फ्री माइंड होकर पजल सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व होगी। फिर माना जैसे 15 मिनट हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब जो 15 रिमेनिंग मिनट बचे उसमें 10 मिनट में हमने क्या किया, एक पजल सॉल्व कर ली। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, अगर 3 क्वेश्चन की पजल आई थी एक, तो 18 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी चाहो तो आप और पजल सॉल्व करो। पजल के लिए स्पीड होना जरूरी है, स्पीड होने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो इसीलिए मेन मोटो कहने का ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाए, तो एग्जाम देने के समय सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो हमारे टाइम टेकिंग ना हो, जल्दी सॉल्व हो, और जो टाइम टेकिंग हो उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें। अब ये पहचाने कैसे कि कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं है, उसके लिए आप मॉक पेपर दीजिए। मॉक पेपर में देने जाए, तो जब उस मॉक पेपर आप सॉल्व करें, तो एक चीज ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है, तो उन चैप्टर्स को आप मार्क कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व हो रहे हैं उनको मार्क कर लीजिए। तो अपने माइंड में ये चीज रखिए जब एग्जाम देने जाए कि ये जो चैप्टर का क्वेश्चन था, ये चैप्टर का क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो गया था, जबकि ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है वो हमारा टाइम टेकिंग हो रहा था। तो हम जो टाइम टेकिंग वाला है उसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे, और जो बिना टाइम टेकिंग वाला है यानी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस की आज बात करने जा रहे हैं जो कम टाइम में सॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है, इफ प्लस मीन्स इफ डिवाइडेड बाय मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि डिवाइडेड बाय का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस तथा प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मान ज्ञात करिए। मैं जो क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, मैं पूरी डिटेल में समझा रही हूँ, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस है तो आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अब क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया है, पहली बार देख रहे, उनके लिए मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगी। बाकी जिनकी प्रैक्टिस है वो तुरंत अपने आप सॉल्व करें। देखिए टाइम लगा ले अपने फ़ोन में कि काउंटडाउन लगा ले कि आप 10 सेकंड या 15 सेकंड का लगा लीजिए काउंटडाउन, और क्वेश्चन स्टार्ट करिए। देखिए आपके 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अब अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन हमें दिया है इक्वेशन 18 × 9 + 15 माइनस का 2.5 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन दी हुई है, इसमें जो हमारे साइन दिए हैं उन साइन को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर 18 × 9 + 15 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 18 मल्टीप्लाई किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस का 9, प्लस डिनोट कर रहा है हमारा मल्टीप्लाई को, और माइनस हमारा डिनोट कर रहा है डिवाइडेड बाय को, और डिवाइडेड बाय हमारा डिनोट कर रहा है प्लस को। ठीक, ये हो गया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस रूल से सॉल्व करते हैं इक्वेशन, बताया हुआ है वोडमास रूल से, EODMAS।
ओड मास में डी मीन्स डिवाइडेड बाय, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, यानी सबसे पहले हम भाग का काम करते हैं, फिर गुणा का करते हैं, फिर जोड़ने का करते हैं, फिर घटाने का करते हैं। तो 18 माइनस का 9 इंटू 15 अपॉन 2.5 प्लस 11, ठीक। फिर अगर इसको सॉल्व करें 80 माइनस 9 इंटू 15 अपॉन 25, पॉइंट ऊपर गया, इंटू का 10 आ गया, प्लस का 11। अब इसको हम सॉल्व करें, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक हो गई ये चीज़। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 माइनस का 9 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 11। अब 18 माइनस 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 11 अगर हम करें, अब इसको हम सॉल्व करें, 18 प्लस 11 कितना हुआ हमारा 29 माइनस 54। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 25। माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए इनके दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन माइनस का हुआ। लेकिन जो भी हमारा बड़ी संख्या के आगे साइन होता है उस साइन को हम आंसर में डिनोट करते हैं। अब बड़ी संख्या के आगे हमारे माइनस लगा हुआ है तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 25, ठीक। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In a certain code language, society is coded at HLXRVGB. Then how will be monarch coded in that code language? एक निश्चित कोड भाषा में सोसाइटी को HLXRVGB के रूप में कोडेड किया जाता है। फिर उस कोड भाषा में मोनार्च को कैसे कोडेड किया जाएगा। अब ये सारे चैप्टर्स आप ध्यान रखें जो मैं आज बता रही हूँ। ये चैप्टर्स टाइम टेकन नहीं होते हैं। अगर आप एग्जाम देने जाएं तो इन चैप्टर्स को ध्यान रखें कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। अब हम इसको सॉल्व करें, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारा ये। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिए, अगर हम एक चीज गौर करें, एस का अपोजिट होता है एच, ओ का होता है एल, सी का एक्स, आई का आर, ई का वी, टी का जी, वाई का बी। ये क्या हमारा डिनोट कर रहा है, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अब हमको किसका अपोजिट पता करना है, मोनार्च का, MONARCH। इसका कोड हमको फाइंड करना है। तो M का अपोजिट क्या है, N, L और M का N, A का Z, R, C का X, H का S। हमारा क्या आ गया, NLMZIXS, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका कोड। अब अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी हुई थी वो हमारी अपोजिट वाली दी हुई थी, अपोजिट वर्ड की, अपोजिट वर्ड वाली कंडीशन सेम हमने इसमें लगाई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, NLMZIXS। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोसाइटी इज कोडेड एज $, copyright *# percentage and cure is coded as copyright and greater than and semicolon। ये हमें इसके साइन दिए हुए हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने बताया था। अगर आपको एक चीज ध्यान रखिए, जब भी अगर कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी दिक्कत हो, आप मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं जो मैंने जिसमें कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हुआ है। उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग को और क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं। जब मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था तो डिस्कस किया था कि अगर कोई लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे सोशल दिया हुआ है, उसको हमारा कोड कोई सिंबल डिनोट कर रहा है, तो सिंबल डिनोट करता है जब, तो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो फर्स्ट पोजीशन के सिंबल का कोड को डिनोट करता है, सेकंड लेटर सेकंड पोजीशन के कोड को डिनोट करता है, थर्ड का थर्ड को डिनोट करता है और इसी तरह ही आगे ही। तो अगर ये वाली चीज होती है, तो अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल का कोड है हमारा $, कॉपीराइट #, और %, ठीक। ये हमारा सोशल का कोड। और क्योर का क्या होगा, कॉपीराइट
एंड ग्रेटर देन सेमीकोलन। ठीक, हमें फाइंड करना है किसका, रियल का कोड। ठीक, तो अगर जैसे हमने ये चीज आई तो इस एस का हमारा कोड क्या हो जाएगा, @, ओ का है कॉपीराइट, सी का है ओ का है डॉलर, सी का है कॉपीराइट, आई का है स्टार, ए का है हैशटैग और एल का है परसेंटेज। उसी तरह से अगर क्योर की बात करें तो सी का कोड है हमारा कॉपीराइट, यू का है हमारा एंड, आर का है ग्रेटर देन एंड ई का है सेमीकोलन। ठीक, तो अगर ये लॉजिक देके पोजीशन की बात करें, हमको फाइंड करना है रियल का कोड। तो आर का कोड हमारा क्या होगा, आर हमारा यहाँ थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, ग्रेटर देन। फिर ई है, ई हमारा लास्ट में है तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, फिर ए की बात करें, ए का है हमारा हैशटैग तो यहाँ होगा हमारा हैशटैग, और एल है हमारा परसेंटेज तो यहाँ पे आ गया हमारा परसेंटेज। तो हमारा क्या कोड आ गया, ग्रेटर देन, सेमीकोलन, हैशटैग और परसेंटेज। अब अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर 2 रियल के कोड को डिनोट कर रहा है, यानी इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये हो गया तरीका दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने डिटेल में बताया है इसलिए टाइम लगा है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हार्डली आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा। और एक तरीका और बताया था मैंने सॉल्व करने का, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखकर करा है। डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको क्या करना है, आप अपने ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से देखेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A is T's sister, Q is son of A, T has one son, M is father of A, how T related to Q? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अभी तक हमने पढ़ा अर्थमेटिक का, फिर हमने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, अब हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। दिया हुआ है A is T's sister, A जो है वो सिस्टर है किसकी, T की। फिर दिया है Q is son of A, A का सन है Q। ठीक, फिर दिया है T has one son, T का एक सन है। ठीक, फिर लिखा है M is father of A, M A के फादर है और A और T सिबलिंग्स है तो यहाँ पे M आ गया, M है फादर किसका, A का। अब बोला है हाउ T रिलेटेड टू Q, T जो है वो Q से किस तरह से रिलेटेड है। तो T का अगर हम Q से रिलेशन निकालें तो Q की जो मदर है उसके Q की जो मदर है A का ब्रदर या सिस्टर है T। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि T का जेंडर क्या है तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि T जो है, वैसे तो Q की जो मदर है उसका ये ब्रदर या सिस्टर जो है वो Q की या तो मैटरनल अंकल होगा या तो मैटरनल आंटी होगी या फिर आंट होगा। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो अंकल है या आंटी है, क्योंकि हमें T का जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें T का जेंडर नहीं पता है और जब तक क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी हो तब तक हम अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते कि T का जेंडर क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर सिबलिंग्स की बात करी जाएगी तो उसमें A अगर जो है सिस्टर है तो T हमारा ब्रदर होगा। जरूरी नहीं है, सिबलिंग्स में 2 भाई भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स में 2 सिस्टर्स भी हो सकती है, सिबलिंग में एक ब्रदर या एक सिस्टर भी हो सकता है। तो इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि T हमारा ब्रदर है या सिस्टर है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अक्योर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम अपने आज ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑप्शंस के थ्रू इसका आंसर बिना पेन उठाए दे सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने बताया था तो ये बताया था इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर को देखते हैं। फर्स्ट लेटर सारे वर्ड्स में इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है, सारे सेम होते हैं तो सेकेंड लेटर देखते हैं, सेकेंड से नहीं होता तो थर्ड लेटर देखते हैं और इसी तरह से आगे सॉल्व करते जाते हैं। तो वर्ड्स की बात करें, देखते हैं हमारे कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं। वर्ड्स है हमारा रोमन, रियल, रोम, राइस और रिकॉर्ड। अब देखिए ये जो हमें सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे वर्ड्स हमारे आर लेटर के दिए, तो फर्स्ट लेटर से हम फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड क्या है, ओ ई ओ आई ई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओ हमारा बाद में आता है,
ई वाला वर्ड, ई हमारा पहले आता है, तो या तो हमारा सेकेंड वाला लेटर पहले आएगा या तो हमारा फिफ्थ वाला लेटर पहले आएगा। अब हम सेकेंड लेटर से नहीं फाइंड कर पाए तो हम थर्ड से देखेंगे। यहाँ पे हमारा ए आ रहा है, यहाँ पे हमारा सी आ रहा है। पहले हमारा ए वाला आता है, तो यानी फर्स्ट वाला जो लेटर है, फर्स्ट वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, टू। तो अगर टू की बात करें, हम अपने ऑप्शंस की देखें, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे फर्स्ट पोजीशन पे टू नहीं है, 5 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट कैंसिल हो गया तो हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो पहले हमारा सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड के बाद 5 आ जाएगा, यानी पहले 2 फिर 5। तो हम अगर बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन हमारा 2 और 4 दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ, थर्ड और फोर्थ में 2 और 5 दिया हुआ है, ठीक। तो यानी हमारा या तो सी ऑप्शन आंसर होगा या हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। तो 2 और 5 ये हो गया। ई के बाद आई आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 2 5 4 देखिए हमारे केवल फोर्थ ऑप्शन में है, तो हम अपना मान के चलते कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एक बार हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 5 4 आ गया। अब हमारा 1 और 3 बचा, तो 1 और 3 में यहाँ तक ROM आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। पहले हमारा था ए, तो हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, 1, फिर उसके बाद आएगा 3। तो 2 5 4 1 3, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, 2 5 4 1 3। अब ये देखिए हमने किस तरह से ये क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू सॉल्व किया। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो चाहे कोई और हो, आप ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करिए। डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई सारे स्टूडेंट को हो सकता है दिक्कत हो, सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन रह जा रही हो, तो इस वजह से मैं डिटेल बता रही हूँ। आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए, जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट से हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which word will appear second from last when given words arranged in order of dictionary? शब्द कोश के क्रम में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा दिखाई देगा? अब हमें इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लास्ट से सेकंड बताना है। अब अगर हम इसमें देखें अपने ऑप्शंस, सब में हमारे जितने वर्ड्स दिए सब में हमारा दिया हुआ है टी, ठीक, तो नहीं हो सकता। फिर IOEA। अब देखिए यहाँ पे हमारा ए वाला वर्ड दिया हुआ है, अगर हम इसको नोट डाउन करें, टायर्ड, टाउन, टीयर, टॉक, देन ट्रेवल, देन टॉम, देन टीज, देन टायर, ठीक है। अब अगर हम इसको अरेंजमेंट से सॉल्व करें तो यहाँ पे सारे जितने भी हमारे फर्स्ट लेटर है वो टी है, तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। अब हम सेकंड से फाइंड करेंगे तो IOEAROEY। सबसे पहले हमारा ए वाला आता है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन का हो गया वर्ड। फिर ए के बाद क्या आएगा, ई वाला, तो ई हमारा ये भी है, ई हमारा ये भी है, तो TEA ये है, TEA है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे ऐसे पहले आता है आर, फिर एस वाला आता है, तो ये सेकंड पोजीशन पे हो गया, ये हमारा थर्ड पोजीशन पे हो गया। फिर ई के बाद आता है आई वाला वर्ड, तो ये हमारा आ गया फोर्थ पोजीशन पे। फिर ओ की बात करें, ये ओ है, ये ओ है, ये TO ये है, TO ये है, यहाँ पे W दिया है, यहाँ पे हमारा M दिया हुआ है, पहले हमारा M वाला आता है, तो ये हमारा आ गया फिफ्थ पे, ये आ गया हमारा सिक्स्थ पे। फिर R और Y, यहाँ पे हमारा R वाला पहले आएगा, तो ये हमारा जाएगा सेवेंथ पोजीशन पे, और ये आ गया हमारा एथ पोजीशन पे। अब हमें फाइंड करना है लास्ट से सेकंड। लास्ट से सेकंड यानी लास्ट पोजीशन हमारी क्या है, एथ पोजीशन। एथ पोजीशन पे हमारा टायर है, तो एथ से पहली वाली पोजीशन सेकंड पोजीशन कौन सी हो गई, ट्रेवल, तो ट्रेवल हमारा हो जाएगा सेकंड फ्रॉम द लास्ट। अब अगर हम इस बेस पे इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ऑड वन, ऑड फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, कौन कौन से, मैंगो, वाटरमेलन, गुआवा एंड लीची। 4 फ्रूट्स के नाम दिए हुए। अब हम इसको ऑड फाइंड करेंगे कि इसमें ऑड हमारा क्या है। तो मैंगो दिया हुआ है, आम, फिर तरबूज, अमरूद, लीची। अगर हम अमरूद को छोड़ दें तो आम, तरबूज, लीची, ये जो हमारे फ्रूट्स हैं ये सब हमारे समर सीजन के फ्रूट है, जबकि गुआवा हमारा विंटर सीजन फ्रूट है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए ये जो अगर आपको लॉजिक पता हो तो आपको ये आंसर सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ऐसे क्वेश्चन उठाइए एग्जाम में जो हमारे कम टाइम टेकन हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
4 का हमें दिया हुआ है 10, 6 का दिया है 9, 8 का हमें दिया हुआ है 8, 11 का दिया हुआ है हमें 7। अब अगर हम इसके सॉल्व करें, 4 का हमें दिया हुआ है 10, 6 का 9, 8 का 8 और 11 का 7। अगर हम एक चीज गौर करें, हमें लाना है 10। अगर हम 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में अगर हम 1 + 6 करें हमारा 7 आ जाएगा। हमें चाहिए 10, यानी स्क्वायर का लॉजिक तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर हम 4 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब हमारा क्या होगा 64। ठीक, 64 में अगर हम 6 + 4 करें तो हमारा कितना आ गया 10। ठीक, फिर 6 का 9 अगर है तो अगर हम 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 216। 216 में 2 + 1 + 6 कितना आ गया 9। यानी कि जो हम यहाँ पे क्यूब का लॉजिक लगा रहे हैं, क्यूब का लॉजिक लगा रहे हैं वो हमारा पूरा सही जा रहा है। तो 4 का हमें 10 चाहिए था, इस लॉजिक से हमारा 10 आ रहा है। 6 का हमें 9 चाहिए था, तो इस लॉजिक से हमारा 9 जा रहा है। अब 8 का करें, 8 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 में 5 + 1 + 2 करें, कितना आ गया 8। ठीक, तो यानी कि क्यूब के लॉजिक से हमें 8 का 1 यानी थर्ड ऑप्शन भी हमारा मिल गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में 11 का क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 1 + 3 + 3 + 1, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। हमारा आना चाहिए 8, हमें दिया हुआ है यहाँ पे 7, यानी कि क्यूब वाले लॉजिक से हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन तो सही जा रहा है, लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं शो कर रहा है। वो हमारा क्यूब करके आंसर में -1 हो रहा है, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन हमारे दिए हुए लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है P का दिया हुआ है T, H का दिया हुआ है K, L का दिया हुआ है P और U का दिया है Y। अगर P से T देखें, H से K देखें, हम L से P देखें और U से Y देखें। P Q R S T प्लस का 3 हो रहा है यहाँ पे, H I J K यहाँ पे प्लस का 2, L M N O P यहाँ पे प्लस का 3, U V W X Y ये प्लस का 3। ये सब में हमारा हो गया प्लस का 3, प्लस के 3 का लॉजिक चल रहा है। केवल हमारा H से K तक ऐसा दिखा रहा है जिसमें हमारे प्लस का 2 का लॉजिक चल रहा है, बाकी सब में हमारा +3 का लॉजिक चल रहा है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द एनालॉग पेयर, समान जोड़ी का पता लगाइए। अब एनालॉग पेयर जब सॉल्व किया था, बताया गया था, उसमें क्या किया जाता है कि हमारा जो फर्स्ट पेयर होता है, फर्स्ट पेयर में जो हमारा रिलेशन चल रहा होता है, सेम वही रिलेशन हमको सेकेंड पेयर में अपने फाइंड करना होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, हमें बताना है नेशनल ईट योर वेजिटेबल डे और उसके साथ दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब वर्ल्ड मिल्क डे जो होता है, विश्व दुग्ध दिवस, वो हमारा 1 जून को होता है। तो हमें बताना है कि नेशनल ईट योर वेजिटेबल डे कब होता है। तो अगर नेशनल ईट योर वेजिटेबल डे की बात करें तो ये होता है हमारा 17 जून को। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सीरीज का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P R D D J क्वेश्चन मार्क। अगर P से R देखें, P Q R प्लस का 2, R S T U V प्लस का 4, B W X Y Z A B ये हमारा प्लस का 6। ठीक है, फिर B से J देखें, B C D E F G H I J प्लस का 8 हो गया। हमारा क्या इसमें रिलेशन चल रहा है, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का S, सब में +2 हो रहा है। ठीक है, और 8 में अगर हम +2 करेंगे तो हमारे प्लस के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो J से 10 देखें, J K L M N O P Q R S T, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा T। ठीक, तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 24, 12, फिर 12, फिर 18, फिर 36 सीरीज दी हुई है। ये 12, 18, 36 देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब अगर सॉल्व करें, हम एक चीज अगर हम देखिए 24 और 12, सॉरी
अगर 24 से 12 करें तो यहाँ 0.5 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 1 करें, इंटू 1.5 इंटू 2, तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 0.5। जो हमारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जिस पोजीशन में, उसमें प्लस का 0.5 ऐड हो रहा है, तो इंटू 2 है। अब इसमें हम इंटू 2.5 करें तो अगर 36 का इंटू 2.5 निकालें हम, 5 6 30, 5 3 15, 60 17 80, 2 6 12, कैरी गया 1, 2 3 6 6 7, तो कितना आया 0 0 7 8 9, हमारा आ गया यहाँ पे 90। तो अगर आया 90, अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच वेन डायग्राम शोज लैपटॉप माउस एंड चार्जर, कौन सा वेन आरेख लैपटॉप माउस और चार्जर दिखाता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ वो ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, फटाफट सॉल्व करें, फटाफट कितनी जल्दी हमारे आंसर्स निकल जा रहे हैं। अब बताना है लैपटॉप माउस और चार्जर इनमें से किस तरह से रिलेटेड है। अब देखिए, लैपटॉप माउस और चार्जर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर ये लैपटॉप है हमारा, ठीक है, लैपटॉप में ही हमारा माउस आता है और उसी में हमारा चार्जर आता है, तो हमारा जो हमारा डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर चार्जर, देखिए लैपटॉप के साथ ही हमारा माउस भी होता है, चार्जर आता है, तो ये जितनी भी चीजें वो सब हमारे लैपटॉप से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लैपटॉप, फिर माउस, फिर चार्जर, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इट वॉज संडे ऑन January 1, 2006, what was the day of the week January 2010। अब हमें बताना है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, सप्ताह में 1 जनवरी 2010 का दिन क्या था। ये हमारा कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो देख सकते हैं कि कौन सा आपका कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, उसमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे कैलेंडर में। तो अगर 2006 की बात करें, ठीक, 1 जनवरी 2006, तो अगर हम 2006 की बात करें तो 2006 में टोटल हमारे कितने डेज थे, 365। 2007 की बात करें ये 365, 2008 की बात करें तो कितना हुआ, 2008 हमारा था लीप ईयर, तो लीप ईयर में एक डे हमारा ऐड हो जाता है, तो हमारे कितने डेज थे, 366। फिर 2009 की बात करें तो 2009 में हमारे 365, ठीक है। ये हमारे हो गए दिन 1 जनवरी से लेकर। अब 2010 की बात करें तो 2010 में 1 जनवरी की ही बात है, तो यहाँ पे इसके हम ऐड करें 5 10 15 15 20 21 का 1 कैरी गया 2, 6 12 18 24 26 का 6 कैरी गया 2, 3 4 12 13 14, और क्या आया हमारा 1461। तो 1461 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 2 14, 7 5 7 7 7 8 56, कितना आया 5। तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 5। अब अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो संडे में हम 5 ऐड करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो हमारा क्या आ गया, फ्राइडे। तो अगर 1 जनवरी 2006 को हमारा संडे था, रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को हमारा फ्राइडे होगा। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब कभी ईयर वाले क्वेश्चन दिए हो, इनके टोटल नंबर ऑफ डेज को ऐड करिए, ऐड करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचे उस उतने डेज को हम ऐड कर लेंगे हमारे दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, इन दीज क्वेश्चंस
relationship between different elements are shown in the statement. These statements are followed by two conclusion. ये हमें इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है. इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सब बता चुके हैं. चैप्टर चाहे तो आप देख सकते हैं कैसे बताया गया है, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं. अब हमें स्टेटमेंट दिया है 4 is less than @ is equal to a is less than equal to 2 is less than 5 is greater than 9. कंक्लूजन दिया है 2 is greater than equal to 4. अगर 2 और 4 के बीच हम रिलेशन फाइंड करें तो 2 हमारा a से बड़ा और बराबर है, a हमारा @ के बराबर है और @ बड़ा है हमारा 4 के. तो अगर @ हमारा 4 के बड़ा है तो a भी हमारा 4 से बड़ा होगा, ना कि बराबर होगा. तो a अगर हमारा 4 से केवल बड़ा है तो हम 2 भी हमारा 4 से सिर्फ बड़ा होगा, बड़ा और बराबर एक साथ नहीं होगा. तो इस तरह से फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. जब तक 100% ना दिया हो तब तक हम सही नहीं मान सकते कि दिया हुआ कंक्लूजन हमारा सही है कि नहीं है. अब सेकंड कंक्लूजन क्या है? @ इज लेस देन 5. तो @ और 5 के बीच अगर रिलेशन फाइंड करें तो @ लेस देन है a से, a लेस देन है 2 से, तो 2 लेस देन है 5 से. तो @ भी हमारा 5 से लेस देन होगा. तो इस बेस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा. तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंक्लूजन 2 फॉलोज. नेक्स्ट क्या है? 2 is less than is equal to u, u is greater than equal to 4, 4 is equal to r, r is less than 0, 0 is greater than 3. तो इस बेस में हम अपना निष्कर्ष देखते हैं या कंक्लूजन देते हैं. क्या दिया हुआ है? u is greater than equal to r, u greater than equal to किसके? r के. अब देखिए u हमारा 4 से greater than equal to है, 4 हमारा r के बराबर है, तो r हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, 4 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है. इसका मतलब u हमारा r से भी बड़ा और बराबर है. तो इस बेस पे फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा. अब सेकंड कंक्लूजन क्या है? u इज इक्वल टू r. तो देखिए u हमारा r के बराबर तो है लेकिन उससे बड़ा भी है. तो केवल हम एक कंडीशन नहीं ले सकते कि u हमारा r के बराबर है तो ये भी सही होगा. जब हमें दो रिलेशन एग्जैक्टली दिए हुए हैं तो हम दोनों रिलेशन को एक साथ लेंगे, एक रिलेशन को हम छोड़ नहीं सकते. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा. तो अगर हम आंसर की बात करें तो फर्स्ट आंसर यानी इफ कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी निष्कर्ष एक अनुसरण करता है. तो आपने देखा किस तरह से कौन कौन से चैप्टर मैंने उठाए जिसमें जो क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व हो रहे थे. तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिटेल में बताया, तो थोड़ा टाइम लगा. आप अगर सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 8 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इसी तरह के क्वेश्चंस आप सबसे पहले एग्जाम में उठाइए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए. प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डिस्कस किए हुए हैं अपने वीडियोज़ में, आप उसको भी देख सकते हैं. मॉक पेपर सॉल्व करिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो.